वो रात का समय था। आलोक अपने दोस्त नितिन के साथ जापान के होटल में था। नितिन बेड पर लेटा हुआ सोने की तैयारी कर रहा था, मगर आलोक कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। रात के 1 बज रहे हैं आलोक। इतनी रात को तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? अरे यार, कल वैसे भी हम दोनों इंडिया वापस चले जाएंगे और पूरा 1 हफ्ता हम दोनों का बिजनेस ट्रिप में ही बीता है। यार तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि तुम जापान पहली बार आए हो। हम दोनों अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान तो आते जाते रहते हैं। मुझे पता था तुम ऐसी ही बोरिंग बातें करोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा। अगर मैं तुमसे कहता तो तुम इनकार कर देते। आधी रात का समय हो चुका है, सर्दी अपनी चरम सीमा पर है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इतनी रात को जापान की सूनी गलियों में भटकता फिरूंगा? इन सूनी गलियों के आगे एक बहुत अच्छा इंडियन कैफे भी पड़ता है, मैं बस वहीं तक जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, ये हमारा देश नहीं है बल्कि पराया देश है। इतनी रात में इस पराये देश में अकेले घूमना क्या सही होगा? बोला ना यार, टेंशन मत ले, कुछ देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर आलोक अपने होटल से बाहर निकल आया। होटल के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। दरअसल आलोक जिस होटल में ठहरा हुआ था, उस होटल के करीब 1 किलोमीटर दूर पर एक इंडियन कैफे था। आलोक को उस कैफे की कॉफी बहुत पसंद थी। आलोक और नितिन दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे। वो अपने बिजनेस के सिलसिले में जापान आते जाते रहते थे। आज आलोक और नितिन का जापान में आखिरी दिन था और कल सुबह 9 बजे की फ्लाइट से वो दोनों इंडिया निकलने वाले थे। आलोक की नजर सड़क पर किसी टैक्सी की तलाश में थी कि तभी उसे एक टैक्सी वाला मिल गया। टैक्सी वाला भी इंडियन था। कहाँ जाना है साहब? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर इंडियन कैफे नाम का एक कैफे पड़ता है, मुझे वहाँ तक जाना है। अच्छा ठीक है साहब, बैठ जाइए। वैसे भी मैं घर ही जा रहा था, अब वहाँ से होते हुए घर चला जाऊंगा। आलोक टैक्सी के अंदर बैठ गया। कुछ देर बाद टैक्सी वाले ने आलोक को उस इंडियन कैफे के सामने उतार दिया और आलोक की ओर बहुत गौर से देखता हुआ बोला, एक बात बोलूं साहब, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे भाई, तुम हमारे देश के हो और मैं अपने देश के लोगों की बातों का विदेश में खास तौर पर बुरा कभी नहीं मानता। रात के 1 बज रहे हैं साहब और वापसी में शायद अब आपको कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी। आप अकेले भी हो तो मेरी एक सलाह मानिएगा, आप अकेले अपने होटल मत चले जाना। इतना कहकर टैक्सी वाला वहाँ से चला गया। आलोक ने टैक्सी वाले की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो कैफे के अंदर चला गया और वहाँ करीब आधे घंटे तक बैठा रहा। आधे घंटे बाद उसे नींद आने लगी। आलोक कैफे के बाहर निकल आया, मगर उसने देखा कि वहाँ पर अब कोई भी टैक्सी मौजूद नहीं थी। अगर टैक्सी का इंतजार किया तो शायद सुबह तक मुझे इंतजार ही करना पड़े। पैदल ही चला जाता हूँ। इतना बोलकर आलोक होटल की ओर पैदल ही निकल गया। आलोक एक गली के पास पहुंचा ही था। आलोक ने देखा कि एक जापानी सुंदर लड़की गाउन पहने हुए वहां थी। उस लड़की ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। इतनी रात में उस लड़की को देखकर आलोक बुरी तरह से चौंक गया। वो धीरे धीरे कदमों से उस लड़की के पास चला गया। वो लड़की आलोक को बड़े रहस्यमयी अंदाज में देखने लगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आपको तो बहुत अच्छी हिंदी भी आती है, मगर आप इंडियन तो है नहीं। मैं हर देश की भाषा बोल सकती हूँ। सच बताओ, क्या तुम मेरी मदद के इरादे से ही मेरे पास आए हो? अब आप जब पूछ रही हैं तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने आप जैसी सुंदर लड़की अपने जीवन में नहीं देखी। तुमने तो मेरा चेहरा भी नहीं देखा। मैंने तो अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। आपकी आंखें बहुत कुछ बता रही हैं। यानी आपने आँखों से ही अंदाजा लगा लिया कि मैं कितनी सुंदर हो सकती हूँ। अगर मैं अपना मास्क चेहरे से हटा लूँ तो क्या आप मेरी सुंदरता की तारीफ करोगे? मुझे सुंदरता की तारीफ करना अपनी तारीफ सुनने से ज्यादा पसंद है। आलोक की बात सुनकर वो लड़की आलोक की ओर बहुत गौर से देखने लगी। अचानक उस लड़की ने अपना मास्क अपने मुंह से उतार दिया
उस लड़की का भयानक चेहरा देखकर आलोक के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। अगले दिन पुलिस को आलोक की लाश उसी गली के नुक्कड़ पर मिली। आलोक के दोस्त नितिन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ सरकारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके वो अपने दोस्त की लाश इंडिया ले आया। आलोक के परिवार वालों ने नम आंखों से आलोक का अंतिम संस्कार कर दिया, मगर इस घटना के 5 महीने बीतने के बाद भी आलोक के छोटे भाई राहुल को अपने भाई की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके दोनों दोस्त अंजू और अर्जुन राहुल को समझा समझा कर तंग आ चुके थे। अब बस भी कर यार राहुल, तेरे भाई की मौत एक हादसा थी। कब तक अपने भाई को याद करके रोता रहेगा? मेरा दिल नहीं मानता अर्जुन। भैया मुझे बहुत प्यार करते थे। जिस रात उनकी मौत हुई उसके दूसरे दिन भैया घर आने वाले थे। अब इन बातों से क्या फायदा है राहुल? मुझे ये सोच सोचकर गुस्सा आ रहा है कि भैया की लाश बड़ी भयानक अवस्था में जापान की गलियों में मिली और पुलिस ने कोई भी इंक्वायरी नहीं की। राहुल, जापान की पुलिस कोई नकारा नहीं है। अगर उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं की तो उसका भी कोई कारण हो सकता है। अरे तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत डाल यार। मैंने फैसला कर लिया है, मैं कल जापान जाऊंगा। मैं अपने भाई की मौत का रहस्य स्वयं पता लगाऊंगा और जिसने भी मेरे भाई की हत्या की है उसे हथकड़ियां पहनवा कर ही रहूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? जापान हमारी कंट्री नहीं है। मुझे बस अपने भाई के हत्यारे को पकड़वाना है अंजू, और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है राहुल, लेकिन हम दोनों तुम्हें अकेले जाने नहीं देंगे। हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगले दिन राहुल अर्जुन और अंजू को लेकर पहली फ्लाइट पकड़कर जापान चला गया। जापान पहुंचकर राहुल ने रहने के लिए उसी होटल को चुना जिस होटल में उसका भाई आलोक रुका हुआ था। राहुल, हम जापान तो पहुंच गए, लेकिन जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं उसी रूम में आलोक और नितिन ठहरे हुए थे। लेकिन अब आगे क्या करना है? तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारे भाई की रहस्यमयी परिस्थिति में मौत कैसे हुई? आज रात हम उसी जगह पर चलेंगे जहां मेरे भाई की डेड बॉडी मिली थी। मुझे पूरा यकीन है कि हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। रात 8 बजे के बाद राहुल, अंजू और अर्जुन जापान की गलियों में टहलने लगे। राहुल जिस किसी भी व्यक्ति से 5 महीने पहले अपने भाई की हत्या के बारे में कुछ पूछताछ करता तो वो व्यक्ति डर की वजह से बगैर जवाब दिए ही वहाँ से चला जाता। उन सबको डरा हुआ देखकर अर्जुन को बहुत ही अजीब महसूस होने लगा। अर्जुन राहुल की ओर देखकर बोला, मेरी समझ में नहीं आता राहुल कि यहाँ के लोग तुम्हारे भाई की मौत के बारे में सुनकर डर क्यों जा रहे हैं। कोई भी जवाब देने को तैयार ही नहीं है। मुझे तो लगता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है राहुल। मैंने यहाँ की पुलिस से भी तुम्हारे भाई के बारे में जानकारी ली, लेकिन वो भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रात के अंधेरे में राहुल उस जगह को गौर से देखने लगा जहाँ पर उसके भाई की लाश 5 महीने पहले जापान पुलिस को बरामद हुई थी। मुझे लगता है कि हमें वापस इंडिया चलना चाहिए। तुम अपने भाई की मौत को भूल जाओ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ के लोग कुछ भी बोलने से डर क्यों रहे हैं। राहुल ने इतना बोला ही था कि तभी उन तीनों के कानों में एक बूढ़ी स्त्री की आवाज टकराई। तुम्हें यहाँ पर कोई कुछ नहीं बताएगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने देश वापस लौट जाओ। उन तीनों ने देखा कि एक बूढ़ी जापानी औरत जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष के आसपास होगी, उन सबको अजीब सी नजरों से देख रही थी। आपको हिंदी भी आती है? हाँ, मुझे हिंदी आती है क्योंकि यहाँ पर बहुत से हिंदुस्तानी सैलानी घूमने के लिए आते रहते हैं। मैं अपनी जवानी में गाइड हुआ करती थी। 5 महीने पहले मेरे भाई की लाश इसी जगह पर मिली थी। मैं सब जानती हूँ। यहाँ का कोई भी नागरिक तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सब लोग उससे डरते हैं। आज तक जिस किसी ने भी उसे देखा वो जिंदा नहीं बचा, और जो जिंदा बचा वो बताने के लायक नहीं रहा।
आप क्या कह रही हैं? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बरसों पहले हमारे जापान में कुचिसाके ओना नाम की एक जवान और अत्यधिक सुंदर स्त्री रहा करती थी। कहते हैं कि उसका पति अपनी पत्नी कुचिसाके ओना के ऊपर शक किया करता था। धीरे धीरे उसका शक इतना बढ़ गया कि उसने कुचिसाके ओना के चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ दिया। उसने कैंची से उसके मुंह को चीर दिया। ज्यादा रक्त बहने की वजह से कुचिसाके ओना की मौत हो गई, मगर वो मर के भी नहीं मरी। वो आज भी मास्क पहनकर वही कैंची लेकर जापान की गलियों में टहलती है। अगर कोई बच्चा या जवान व्यक्ति उसे दिख जाता है तो वो अपना मास्क हटाकर उससे पूछती है कि क्या वो सुंदर है या नहीं। अगर व्यक्ति हाँ बोल देता है तो वो वही कैंची लेकर उसका चेहरा भी अपने जैसा ही कर देती है और वो मर जाता है। और अगर कोई ना बोल दे तो वो उसे जान से मार देती है। दोनों ही हालत में मौत पक्की है। तो आप कहना चाहती हैं कि मेरे भाई को उसी स्त्री ने मारा है जो मर चुकी है? हाँ, क्योंकि तुम जिस जगह पर खड़े हो कुचिसाके ओना उसी घर में रहा करती थी। उस बूढ़ी स्त्री ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक वहाँ पर ठंड बढ़ गई और तेज हवाएं चलने लगी। वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मुझे उस बूढ़ी औरत की बातों में सच्चाई लग रही थी राहुल। हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं इन बकवास बातों को नहीं मानता। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस घर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री गाउन पहनी हुई धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उन तीनों के पास आ गई। अर्जुन उसकी आंखें देखकर सम्मोहित सा हो गया। वो सुंदर स्त्री बहुत ही गौर से उन तीनों की ओर देखने लगी। अचानक उस सुंदर स्त्री ने अपने चेहरे से मास्क हटा लिया। मास्क हटते ही उन तीनों के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस स्त्री के होठों के दोनों किनारे बुरी तरह से कटे और चीरे हुए थे। अचानक वो बड़े ही भयानक अंदाज में हंसते हुए उन तीनों की ओर देखकर बोली, तुम तीनों को मैं कैसी लगी? उसकी बात सुनकर उन तीनों ने जैसे ही वहां से भागने की कोशिश की, उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उनके पैरों को किसी ने बुरी तरह से पकड़ रखा हो। तुम तीनों नहीं भाग सकते जब तक तुम ये नहीं बताते कि मैं तुम्हें कैसी लगी। क्या मैं सुंदर नहीं लगी? हाँ, तुम सुंदर हो, बहुत सुंदर हो। सच? तब तो तुम्हें भी मेरे जैसा दिखना चाहिए। इतना बोलकर उस भयानक स्त्री ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से अर्जुन के दोनों होंठ काट कर फाड़ दिया। अर्जुन की तड़पते हुए मौत हो गई। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। पहले ये बताओ कि मेरा चेहरा तुम्हें कैसा लगा? तो तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, लेकिन चेहरे का आधा हिस्सा बड़ा ही भयानक है। अंजू ने इतना कहा ही था कि तभी उस भयानक स्त्री ने क्रोधित होते हुए कैंची से अंजू की गर्दन काट दी। अंजू गिर पड़ी। राहुल डर से थर थर कांपता हुआ बोला, तुमने ही मेरे भाई को मारा था ना? कौन हो तुम और तुम सबको मार क्यों रही हो? मगर उस भयानक स्त्री ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें सुंदर दिखती हूँ या नहीं दिखती हूँ? नहीं, तुम इतनी कुरूप हो कि तुम्हारे जैसी बदसूरत स्त्री सारे संसार में नहीं मिलेगी। विश्वास नहीं होता तो एक बार खुद का चेहरा आईने में देख लो। राहुल ने इतना कहा ही था कि तभी उस स्त्री ने अपनी कैंची राहुल के पेट में घुसेड़ दी। अगले दिन जापान पुलिस को उन तीनों की लाश उसी गली में मिली और वही बूढ़ी स्त्री जापान पुलिस को बता रही थी, मैंने इन तीनों को सचेत किया था कि ये कुचिसाके ओना का इलाका है, मगर ये सब नए जमाने के बच्चे थे। इन्हें इनकी मौत यहाँ तक खींच लाई। उन तीनों की लाश का पोस्टमार्टम करके उनकी लाश भी इंडिया भिजवा दी गई।
कुचिसाके ओना का आज भी जापान की गलियों में भय कायम है।